चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वंशगति का आणविक आधार है। इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए पढ़ेंगे, उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आरएनए संसार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कोड, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ेंगे। उसके बाद मानव जीनोम परियोजना के बारे में, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में अपने वंशगति प्रतिरूपों के आनुवंशिक आधार के बारे में पढ़ा है और मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशगति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल था और क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलते हैं, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करते हैं। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य है और यह अनुकूलन, संरचनात्मक और कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना और एकल इकाइयों में जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। और इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि यानी अनुलेखन और उसके बाद आनुवंशिक कोड यानी कोड जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण यानी स्थानांतरण प्रक्रिया और इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्व न्यूक्लियोटाइड्स क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स के नए महाकल्प को आरंभ हुआ और इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम की आवश्यक पहलुओं एवं उसके परिणामों के बारे में वर्णन किया गया। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीवों में मिलने वाले सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करें। आगे के खंडों से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह बहुलता से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है और इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। डीएनए के बारे में देखें। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसके मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का संबंध क्षार युग्म से है, उस पर निर्भर है। अब यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरण के लिए एक जीवाणु भोजी जिसे 174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। जीवाणु भोजी लैब्ड में 48,502 क्षार युग्म 48,502 क्षार युग्म एस्चेरिस्टीरा कोलाई में 4.610 के घाट 6 क्षार युग्म और मनुष्य के आणविक डीएनए में 3.3109 घात और क्षार युग्म है। और अब इससे लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। उसके बाद देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना के बारे में देखें। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है और न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेटोन्स शर्करा यानी आरएनए के मामले में रिबोस तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और एक फास्फेट ग्रुप है। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स यानी एडेनिन और ग्वालिन। उसके बाद दूसरा है पायरिमिडिन यानी साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन है। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलते हैं, जबकि थायमिन डीएनए में मिलता है और थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए से मिलता है और आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजनी ग्लाइकोसिडिक कंध द्वारा पेंटोन्स शर्करा से जोड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे कि एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन। उसके बाद साइटिडीन या डीऑक्सीसाइटिडीन और यूरिडीन या डीऑक्साइड थाइमिडीन।
जब फास्फेट समूह फास्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5 हाइड्रोक्सिल समूह में जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीऑक्साइड न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर इसका निर्माण होता है। और 2 न्यूक्लियोटाइड्स यानी 3 से 5 फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलते हैं और जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 किनारा कहते हैं। और ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर राइबोज मुक्त 3 डीऑक्सिल समूह से जुड़ा होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का 3 किनारा होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार पर निर्माण शर्करा और फास्फेट से होता है और नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड से अवशेष के राइबोज की 2 जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह स्थिर होती है। और आरएनए में थाइमिन यानी 5 मीथिन यूरेसिल और थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है कि इसकी जगह पर यूरेसिल मिलता है। और फ्रेडरिच मेस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय क्षार डीएनए की खोज की थी और उसने इसका नाम न्यूक्लिक दिया था। और ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विकलित करना ठीक था और इस कारण के बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विल्कन्स और रोजलैंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया और उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला के 2 लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रामाणिक श्रृंखला यानी चेन थी। और उपयुक्त प्रस्ताव द्विकुंडली के डीएनए के डार्विन 4 ग्राफ के परीक्षण के आधार पर था जिसमें इसने बताया कि एडेनिन और थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित और एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्षार युग्मक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखला एक दूसरे के पूरक है, इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे जानकारी होने पर दूसरी रज्जु के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए यानी इसे पैतृक डीएनए कहते हैं, डीएनए की प्रत्येक रज्जु के नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं और इस तरह से दो द्विरज्जुकीय डीएनए जिसे संतति डीएनए भी कहते हैं इसका निर्माण होता है और जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। द्विकुंडलिक डीएनए के संरचना की खास विशेषताएं निम्न हैं। पहला है कि यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है और क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपित होती है। दूसरा है कि दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवता रखती है और इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरी की ध्रुवता 3 से 5 की ओर होगी। और तीसरा है कि दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनते हैं और एडेनिन और थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है जिसके परिणाम स्वरूप सदैव यूरेन के विपरीत दिशा में पिरिमिडन होता है और इसकी कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी की बनी होती है। चौथा है कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्तीय कुंडली होती है और कुंडली का चिप 3.4 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है और 10 का घात -9 मीटर के बराबर होता है और प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी की होती है। 5वां देखें तो द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर दूसरे स्थिर होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलीन संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्योरीन और
प्यूरिन और पिरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। और क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों होती है? डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव परिक्रमी है और की आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। और शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसीसी क्रिक ने मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट है कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए और इसके प्रोटीन की तरह रहता है, जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। और कुछ विषाणुओं में उपयुक्त बहाव विपरीत दिशा आरएनए से डीएनए की तरफ होती है। और क्या आप इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम सुझा सकते हैं? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग के बारे में देखें। लगातार दो क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान लिया जाए कि यदि एक प्रतिरूप स्तनधारी कोशिका में डीएनए द्विकुंडली की लंबाई की गुणना साधारणतया सभी क्षार युग्मक की संख्या को लगातार दो क्षार युग्मक के बीच की दूरी से गुणा करने की दूरी का गणना करे तो वह है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और क्षार युग्म फिर मल्टीप्लाई 0.34 मल्टीप्लाई 10⁹ है और मीटर प्रति के क्षार युग्म की जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। और यह लंबाई प्ररूपी केंद्र की लंबाई चौड़ाई यानी लगभग 10⁻⁻6 मीटर से काफ़ी अधिक है। और इस तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में कैसे पैकेज्ड होता है? यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है तो क्या आप ई कोलाई में क्षार युग्मों की संख्या की गणना कर सकते हैं? असीम केंद्रिकीय जैसी ई कोलाई जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। और डीएनए यानी ऋणात्मक आवेश डीएनए कुछ प्रोटीन्स यानी धनात्मक आवेश से बंधकर एक जगह से स्थित होते हैं, जिसे केंद्राव यानी न्यूक्लियाइड कहते हैं। और न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। और ससीम केंद्रीय या सुकेंद्रन में यह संरचना और काफ़ी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन्स का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित एमिनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन्स में क्षारीय अमीनो अम्लीय लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा से मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनात्मक आवेश होते हैं। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणु की एक लंबाई बनाते हैं जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्ट चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित हिस्टोन से सटा होता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 2 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं और उसे क्रोमैटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमैटिन जिस तरह से डोरी पर वृत्त की तरह दिखाई देती है, जैसे यहाँ चित्र पर दिखाया गया है। सैद्धांतिक रूप से आप सोच सकते हैं कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने यानी न्यूक्लियोसोम की तरह की रचना की संख्या क्यों हो सकती है। और डोरी पर वृत्त सदृश संरचना क्रोमैटिन में कोष्ठित होकर क्रोमैटिन धागे यानी सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित और संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिससे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्री प्रोटीन यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी NSC कहते हैं। और इसे एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमैटिन ढीले ढाले बंधे यानी हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं वह गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं। उससे हम
हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ की खोज के बारे में देखें तो मेस्टर द्वारा न्यूक्लियन और मेंटल के वंशागति सिद्धांत तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्धांत और ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई थी। ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट गार्डनर और अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्ण खोजों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतर कोशिकाओं के केंद्रक से मिलते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। रूपांतरित सिद्धांत के बारे में देखें तो वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोन यानी जीवाणु जो निमोन के लिए जिम्मेदार है उसके साथ कई प्रयोगों में रूपांतरण के अच्छे ढंग से व्याख्या की और उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीव यानी जीवाणु के प्रकृति के रूप में परिवर्तन हो सका। और उसके बाद जब स्ट्रेप्टोकोकस नमीनो यानी न्यूक्लियोकोकस जीवाणुओं की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी यानी एस और दूसरी सक्ष कॉलोनी यानी आर का निर्माण होता है और यह एक प्रभेद के जीवाणु में संश्लेषण यानी बहुशर्कराइड युक्त आवरण की है। और जब आर प्रभेद यानी उग्र से सक्रियता होता है तो वे निमोनी सक्रिय संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनी नहीं होता है। जैसे एस प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया, चूहा मर गया, और आर प्रभेद चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहा। और ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया और उसने पाया कि गर्म करने पर मृत एक ऐसे प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, और लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस और सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तब चूहे की मृत्यु हो गई। और इस मृत चूहे से उसने सजीव ऐसे जीवाणु को विलगित किया था और ऐसे प्रभेद ताप से मृत चूहे में स्थानांतरित किया, चूहा जीवित रहा। और ऐसे प्रभेद ताप से मृत प्लस आर प्रभेद सजीव चूहे में स्थानांतरित किया तो चूहा मर गया। और से उसके बाद ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए और यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में रूपांतरण होने से इनमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण का निर्माण होता है और जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाया और इन प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ के जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता है। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण के बारे में देखें। ओस्वाल्ड अवेरी, कॉलोनी मैक्लियोड और मैक्लीन मैककार्टी के कार्य के पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला और ताप मृत एस कोशिकाओं से सदैव रसायन यानी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया गया कि इनमें से कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। और इन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी प्रोटीएजेज और आरएनए पाचक एंजाइम यानी आरएनएज का रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है और इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है और डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव वैज्ञानिक सहमत नहीं थे और डीएनएस और
DNAJ के बीच क्या कोई अंतर हो सकता है, यानी DNAC के बीच कोई अंतर हो सकता है। आनुवांशिक पदार्थ के DNA के बारे में देखें तो DNA आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्श और मार्था चेस्ट 1952 के प्रयोग में प्राप्त किया था। उन्होंने इन विषाणुओं का कार्य किया कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिकाओं में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिसके आगे चलकर अधिक विषाणु का निर्माण होता है। और हर्ष और चेस्ट ने इस बात का पता लगाया कि विषाणु से प्रोटीन और DNA निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिससे एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था, और जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय DNA पाया गया, और जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि DNA में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। DNA विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि DNA में सल्फर नहीं होता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रक यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं में अलग हो जाते हैं, और जो जीवाणु विकिरण सक्रिय DNA रखने वाले विषाणुओं से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह DNA है, और जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। और इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है, और इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ DNA ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ के गुण देखें, यानी DNA बनाम RNA के बारे में देखें तो पिछले चर्चाओं में यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम DNA के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था वह अब स्पष्ट रूप से हर्ष और चेस के प्रयोग ने सुलझा चुका है, और अब यह सर्वमान हो चुका है कि DNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। और फिर भी यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में RNA, उदाहरण के लिए टोबैको, मेजेक, वायरस, क्यूबिटा, बैक्टीरियोफेज आदि आनुवांशिक पदार्थ है। और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जैसे क्यों DNA प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है जबकि RNA दूत और अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं के रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। क्या आप DNA और RNA के बीच कोई रासायनिक अंतर को बता सकते हैं? एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है, जैसे यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है, और इससे दूसरा है इससे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थित होना चाहिए, और तीसरा है कि इसमें धीमी परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। चौथा है कि इसे स्वयं मेंटल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्मक पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तब वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA और RNA में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मानदंड को पूर्ण करने में असफल है। आनुवांशिक पदार्थ इतना अस्थायी होना चाहिए कि जीव चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव की शारीरिक क्रिया में परिवर्तन से इसमें परिवर्तन होना चाहिए, और आनुवांशिक पदार्थ का अस्थायित्व इसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरण कारक से स्पष्ट है, जिसमें ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं हो पाती है। DNA के
संक्षेप में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए के दोनों रज्जु एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन पुनः उचित स्थिति में आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है और यह क्रियाशील समूह है, जिससे आरएनए अस्थिर और आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय और संरचनात्मक दृष्टि से अधिक अस्थायी है और इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से इसमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। यानी इसके बारे में विस्तृत से जानकारी हमें डीएनए में होने वाली मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा और इससे आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद दोनों आरएनए और डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी और तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है, जिसकी जीवन अवधि छोटा और तेजी से उत्परिवर्तित और विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए पर निर्भर है और प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई। उपर्युक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक अस्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। आरएनए संसार के बारे में देखें। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल यह प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, और इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों और बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ है। अब बहुत पर्याप्त परिणाम है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचय या स्थानांतरण संबंध आदि का विकास आरएनए से हुआ है और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक यानी जैविक तंत्र के कुछ जैसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया है जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम का इसमें कोई योगदान नहीं होता है और आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है और इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ है, जिससे यह अधिक अस्थायी है। डीएनए के दृढ़ रज्जु और पूरक रज्जु के कारण तथा इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। प्रतिकृति के बारे में देखें। डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन और क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनमें मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है। विशिष्ट युग्मक की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता। यानी वाटसन और क्रिक 1953 में कहा था और उपयुक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जु अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जु का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित लहरी रज्जु होती है। वह डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्धसंरक्षी कहलाती है। उसके बाद प्रायोगिक प्रमाण के बारे में देखें। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी एस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त हुई थी और आगे ही जाकर उच्च जीवों जैसे पौधे और मानव कोशिकाओं में पता चल पाया। मैथ्यू मेशलन और फ्रैंकलिन स्टार ने 1958 में निम्न प्रयोग किया था। पहला प्रयोग किया था कि उन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें 15NH4C1 यानी 15N नाइट्रोजन का भारी समस्थानी है और अमोनी कोलाई कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए एवं अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिक में 15N व्यवस्थित हो जाते हैं और इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व परवर्ता में अपकेंद्रण करने से अलग हो सकता है। यानी कृपया ध्यान दें कि
15 नाइट्रोजन एक भी किरण सक्रिय समस्थानी नहीं है और यह 14 नाइट्रोजन से घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। दूसरा है कि इसके बाद कोशिकाओं को ऐसे संवर्धन में स्थानांतरित किया जिसमें साधारण 14 NH4 NC1 था और वह निश्चित समांतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने और इससे DNA निष्कर्ष करने पर पाया कि यह हमेशा द्विरज्जुक कुंडलियों के रूप में मिलता है। DNA के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से CSCI यानी CGM CSCI ग्रेडिएट की प्रवणता पर अलग किया गया। और उसके बाद क्या आप केंद्र के बारे में बता सकते हैं कि अब सोच सकते हैं कि क्यों एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का है तेजी से अंशवादन बनाता है। और उसके बाद तीसरा है कि एक प्रकार संवर्धन जिसमें 15N और 14N माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरण किया गया था और इससे DNA निष्कर्षीय करने पर पाया गया कि इसका घनत्व संकरी या मध्य था। यानी 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट से विभाजित होता है और DNA जो दूसरी पीढ़ी यानी 40 मिनट बाद दूसरी पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया कि समान मात्रा में संकरित DNA हल्के DNA से मिलकर बनता है और ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त DNA में हल्के और संकीर्ण DNA घनत्व का अनुपात होता है। ठीक इसी तरह का प्रयोग टेलर्ट और उनके सहयोगियों ने 1958 में विषय फावा यानी फावासेम और नवनिर्मित DNA का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए भी किरण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया और इस प्रयोग में यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में DNA अर्ध संरक्षणीय क्रिया से प्रतिकृति करता है। उसके बाद कार्य प्रणाली और एंजाइम के बारे में देखें। सजीव कोशिका जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरक यानी एंजाइम के समूहों की आवश्यकता होती है और मुख्य एंजाइम जो DNA पर निर्भर है वह DNA पॉलीमरेज है और यह DNA टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकरण को उत्प्रेरक करता है और यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकरण को उत्प्रेरित करता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 गुणे 10 के घात 6 है और 4 युग्मक मिलते हैं। यानी इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6 गुणे 10 के घात 9 है 4 युग्मक से करो जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 38 मिनट लगते हैं और इसका मतलब बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2004 युग्मक प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। प्रतिकृति के किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। इसका अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है और अतः डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड टाइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त अस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी ATP की तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं और अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति क्रम के पूर्ण करने हेतु DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे DNA अणुओं के दोनों रज्जुक एक साथ पृथक नहीं होते हैं क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु DNA कुंडलीन छोटे छोटे भाग में खुलते हैं जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं और DNA पर निर्भर DNA पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है और यह प्रतिकृति दिशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप की इन 3 से 5 ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी
ई पर प्रतिकृति सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 से 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। तत्पश्चात यह असतत रूप से संश्लेषित खंड एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस से जुड़े होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती। ई कोलाइम के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है और इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है। और इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योजन डीएनए की विधि से द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है और मूल्य की प्रकृति और इस जगह पर होने वाली प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ससिमकेंद्रीय सुकेंद्रक में डीएनए की प्रकृति की कोशिका चक्र के इस प्रवस्था में होती है। वह डीएनए की प्रकृति और कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता यानी पॉलीपोलाइडी की स्थिति यानी गुणसूत्र समानांतर उत्पन्न होती है और इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखें। डीएनए की एक रज्जु से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम की नियंत्रित करता है, जिससे एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरोसिल के साथ क्षार युग्म बनता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए गुणसूत्री होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलकर उसी का रूप ले लेता है और इसमें डीएनए की लड़ी और जगहों पर पता चलता है कि जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों को प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है और इसका साधारण सा उत्तर है प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं और तब उसमें विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। यानी याद रखें पूरकता का मतलब समानता नहीं है। यदि प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले एमिनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा और यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीन का कूटलेखन करता है तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है और दूसरा साथ दो आरएनए और वो जो एक दूसरे के पूरक हैं इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा और इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और यह अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद अनुलेखन इकाई के बारे में देखें। डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है यह उन्नायक यानी प्रोमोट, दूसरा है संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चर जीन, उसके बाद तीसरा है समापक है यानी टर्मिनेट है। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जु का ही भाग है, चूंकि रज्जु के विपरीत ध्रुवत्व की ओर होता है और इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलक केवल एक दिशा यानी 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित होता है और रज्जुक इसमें ध्रुवत्व 3 से 5 की ओर है और वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुव और अनुक्रमण आरएनए जैसे होते हैं यानी थाइमिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरण हो जाता है और यह रज्जुक यानी जो किसी भी चीज के रूप में कूटलेखन नहीं करता, कूटलेखन रज्जु कहलाता है। सभी उपर्युक्त बिंदु को अनुलेखन इकाई के भाग हैं और कूटलेखन रज्जु के बने होते हैं और उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों को नीचे दिया गया है। जैसे है 3 में है ATGC ऐसे करते हैं। ATGC 5 टेम्पलेट रज्जुक है। फिर 5 में है
हैं TSCG, ऐसी हैं। TSCG3 कूटलेखन रज्जुक है। और उपयुक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हैं? उन्नायक और समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5 किनारे पर यानी इसके संदर्भ कूटलेखन रज्जु के ध्रुव के संबंध में है, उन्नायक स्थित होता है। और यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट और कूटलेखन रज्जु का निर्माण होता है। समापक कूटलेखन रज्जु के 3 किनारे यानी अनुप्रवाह पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। और इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रतिवाहक और प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह की तरह नियामक अनुक्रम है। और इस अनुक्रम की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियम के बारे में वर्णन होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर चित्र में दिया गया अनुलेखन एकल के आरेखित संरचना के बारे में है। उसके बाद अनुलेखन इकाई के और जीन देखें। जीन आनुवांशिक की क्रियात्मक इकाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थिर होते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। उसके बाद tRNA अथवा rRNA और डीएनए अनुक्रम में अंतरण के लिए कार्य करते हैं। उनमें भी जीन परिभाषित होते हैं। परिभाषा के अनुसार समपार यानी सिस्टॉन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। अनुलेखन कोई भी संरचनात्मक जीन मोनोसिस्टोनिक यानी अधिकतर शुकेंद्रन में या पॉलीसिस्टोनिक यानी अधिकतर जीवाणुओं में या असीम केंद्रक में हो सकता है। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्टोनिक संरचना जीन मिलता है और जिसमें अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्रन में जीन विखंडित होते हैं। कूटलेखन अनुक्रम या अभिव्यक्ति अनुक्रम को व्यक्त यानी एक जॉन कहते हैं। और एक जॉन के अनुक्रम है जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलता है। और उसके बाद एक जॉन और इंट्रान द्वारा यानी व्यक्तिक या अव्यक्तिक द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तिक या मध्यवर्ती अनुक्रमण परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। और डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देते हैं। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक या नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। चूँकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन या का कूटलेखन नहीं करते। उसके बाद आरएनए के प्रकार और अनुलेखन का प्रक्रम के बारे में देखें। जीवाणुओं में मुख्यतया 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी rRNA, मैसेंजर आरएनए और अंतरण आरएनए यानी tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए यानी rRNA। और ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। mRNA टेम्पलेट प्रदान करते हैं। tRNA अम्लों के लाने और आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम और rRNA स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। जीवाणुओं में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन करते हैं और यह ट्राइफॉस्फेट की क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। और यह कुंडली को आगे खुलने और उसके दीर्घीकरण में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है और जब आरएनए पॉलीमरेज समापन किनारे पर पहुंचता है तब नवनिर्मित आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप
अनुलेखन का समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभ, दीर्घाकरण और समापन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घाकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक और समापन कारक से जुड़ जाते हैं और अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने और उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। और जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है और अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष यानी जीवाणुओं में कोशिका, विलय और केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता, उसमें होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप में अनुलेखन होने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। फलस्वरूप अनुलेखन और स्थानांतरण जीवाणुओं के साथ साथ संपन्न हो जाते हैं। सुकेंद्रिक में दो आंतरिक जटिलताएं हैं। पहला है केंद्रक यानी अंगकों में मिलने वाली पॉलीमरेज के अतिरिक्त केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, जिनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। और आरएनए पॉलीमरेज एक राइबोसोम आरआरएन और उसको अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 अंतरण आरएनए 5SR आरआरएनए और SN आरएनए यानी छोटी केंद्रिक आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। और आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय दूत आरएनए के पूर्णवर्ती रूप विषमांगिक केंद्रिक आरएनए का अनुलेखन करता है। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तय और अव्यक्तय दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होते हैं, चूंकि यह एक प्रक्रम से जुड़ता है जिसे समबंधन यानी स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तय अलग हो जाता है और व्यक्तय एक निश्चित क्रम में आपस से जुड़ जाते हैं। और एचएन आरएनए दो अतिरिक्त क्रियाओं आच्छादन और पुच्छदन से होकर गुजरते हैं। आच्छादन के एक असाधारण न्यूक्लियोराइड्स यानी मेथेन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट NHNO यानी HNRNA के 5 किनारे पर जुड़ता है और पुच्छन में एडेनिन समूह 200 से यानी 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3 किनारे पर जुड़ता है। पूर्ण संसाधित HNRNA के अवदूत आरएनए यानी mRNA कहलाते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो सकते हैं। उपर्युक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्ण रूप को व्यक्त करते हैं और अव्यक्तय की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाते हैं और उसके बाद संबंधन प्रक्रिया के आरएनए संसाधन की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र के आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। और अनुवांशिक कूट के बारे में देखें। प्रतिकृति और अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है और इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। रूपांतरण की प्रक्रिया में अनुवांशिक सूचना न्यूक्लियोटाइड्स की बहुलक से एमिनो अम्लों के बहुलक की ओर स्थानांतरित होता है। अमीनो अम्लों को न्यूक्लियोटाइड्स में न तो कोई पूरकता मिलती है और न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में ही परिवर्तन हो जाते हैं। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। इससे अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रमण को निर्धारित किया गया और करते हैं ये। और डीएनए की संरचना और अनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज्यादा अनुवांशिक कोड का अर्थ निकालना और प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण थी। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक, भौतिकविद, कार्बनिक रासायनिकविद, जैव रसायनज्ञ और अनुवांशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। और जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इस 20 अमीनो अम्ल की कूटलेखन किस रूप में होता है। अतः
अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। और इसका विचार था कि सभी 20 अम्लों के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और यह एक बहुत ठोस विचार है जिससे 4 के पावर 3 यानी 4Q के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोड का निर्माण हुआ, जिससे बनने वाले कोड आवश्यक से अधिक हैं और प्रकूट यानी कोडान त्रिक होते हैं। और इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने निश्चय क्षारों यानी समबहुलक या सहबहुलक के समुच्चय युक्त RNA अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया था। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्सन टीनेन वर्ग की कोशिश स्वतंत्र तंत्रकूट का अर्थ निकालने में काफ़ी सहयोगी रही। और शेव वेटो ओकोशा एग्जाम यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज RNA को स्वतंत्र रूप यानी RNA का एग्जाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकित होने में सहायता प्रदान करती है। अंत में आनुवांशिक कूट का चेकर बोर्ड यानी पेनेट आरेख की नीचे तरीका 6.1 में दिया गया। उसके बाद आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है कि प्रकोट त्रिक होता है और एक साथ प्रकोट अमीनो अम्ल का कोट लेखन करते हैं और 3 प्रकोट का कोट लेखन नहीं करते हैं और इस कारण से यह रोध प्रकोट के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है कि एक प्रकोट केवल एक अमीनो अम्ल का कोट लेखन करते हैं और इस कारण से यह असंदिग्ध और विशिष्ट होते हैं। तीसरा है कि कुछ अमीनो अम्ल का कोट लेखन एक से अधिक प्रकोटों द्वारा होता है और इस कारण से इन्हें अपहाशीय कोट कहते हैं। चौथा है कि प्रकोट दूत RNA में लगातार बढ़े जाते हैं और ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। और पांचवा है कि कोट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु से मनुष्य में फेनिल एलेनिन यानी PHE का कोट लेखन करता है और इस नियम के कुछ अपवाह सूचकांडिका प्रकोट और कुछ आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ में मिलते हैं। छठा है कि AAOG दोहरा कार्य करते हैं और यह मिथियोनिन का कूट लेखन करता है और यह एक प्रारंभिक प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं। यदि एक दूत RNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है तो इनके द्वारा कूट लेखन अमीनो अम्ल के अनुक्रमों की कल्पना करो, यानी चेक बोर्ड की सहायता से हम कर सकते हैं। जैसे AUG फिर UU का है, फिर UUC का है, फिर UUC का, फिर UU का है, उसके बाद फिर UU का है, उसके बाद UUC माइनस का है। इसके बाद अब इसके विपरीत के बारे में बताएं। नीचे दिए गए दूध RNA द्वारा कूट लेखन अमीनो अम्ल के अनुक्रम है और RNA में न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम का पता यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या आप इसका विपरीत पता लगा सकते हैं कि क्या आप इसका विपरीत पता लगाने परेशानी महसूस करते हैं? क्यों? और क्या आप अब आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताओं के बारे में सामंजस्य बिठा सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं? उत्परिवर्तन और आनुवांशिक कूट के बारे में देखें। जीन और DNA के बीच आपसी संबंध को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। तुम इन उत्परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं और एक DNA के खंड में अधिक लोपन और पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हो और इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति और वृद्धि है। और 2 बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन के एक क्षार युग्म के परिवर्तन के परिणाम समूह अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट के वैलिन के परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को दात्र कोशिका सुरक्षता यानी सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए एक साधारण उदाहरण के अच्छा तरह से समझा जा सकता है। इस कथन के
इस कथन पर ध्यान दो कि दो जो निम्न शब्दों से बना है, जिसमें 3 वर्ण यानी कक्ष अनुवांशिक कोटि की तरह है, जैसे RAM है, HAS, RED और CAP है। यदि HAS और RED के बीच अक्षर B डाला जाए और कथन को पुनर्योजित किया जाए तो इससे निम्नवत पढ़ा जा सकता है, जैसे RAM, HAS, BRE, CAP। ठीक इसी तरह से उसी जगह पर 2 अक्षरों से B1, अब इसे निम्नवत पढ़ा जा सकता है, RAM, HAS, BIR और उसके बाद EDC, AP। अब हम एक साथ 3 अक्षरों जैसे BIG को डालें तो कथन को निम्नवत पढ़ा जा सकता है, जैसे कि RAM, HAS, BIG, RAD और CAP। उपरोक्त अभ्यास जो RED अक्षरों को एक के बाद एक विलोपित कर दोहरा सकते हैं और यह त्रिक अक्षरों का वाक्य निम्नवत बनाते हैं, जैसे RAM, HAS, DEDC और AP, फिर RAM, HAS, DGAP और उसके बाद RAM, HAS, CAP। उपयुक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। एक या 2 क्षारों के निवेश या विलोपन से निवेश या विलोपन बिंदु के पढ़ने के आधार पर यानी रिंगिंग फ्रेम के परिवर्तन होता है और 3 या इसके गुणित अक्षरों के निवेक्षण या विलोपन के एक या गुणित प्रकूट के निवेश या विलोपन के परिणाम स्वरूप एक या गुणित अमीनो अम्ल का निवेश या विलोपन होता है, जबकि इस बिंदु के आगे की ओर वाचन प्रारंभ से कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऐसे उत्परिवर्तन को वाचन प्राधार निवेशन यानी फ्रेम शिफ्ट इंसर्ट या विलोपन कहते हैं। और इस अनुवांशिक आधार के प्रमाण पर प्रकूट एक त्रिक होता है, इसे संक्षिप्त रूप से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद देखें अंतरण RNA अनुकूलन अणु के बारे में देखें। कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से ही फ्रांसीस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने और इसमें अमीनो अम्ल के संबंध रखने वाली एक क्रिया विधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती और जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार एक अनुकूलन अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है और दूसरे तरफ इसके विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं। अंतरण RNA जिसे विलय RNA यानी sRNA कहते हैं। इसके बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले थी, फिर भी अनुकूलन अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिल पाई और अंतरण RNA में एक प्रति प्रकूट यानी एंटीकोडान फंदा होता है, जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं और इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है, जिससे कि यह अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण RNA होता है और प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण RNA होता है, जिसे प्रारंभक अंतरण RNA कहते हैं और रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण RNA नहीं होता। उपयुक्त चित्र से में अंतरण RNA की द्वितीयक अनुसंरचना दर्शाई गई है, जो पतिया यानी कोलोफर की पत्ती जैसी दिखाई देती है और वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण RNA सघन अणु है जो उल्टे L की तरह दिखाई देता है। उसके बाद स्थानांतरण यानी रूपांतरण के बारे में दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।